एक दिन शाओरू उत्साह से कमरे में आई और ठंडी जड़ी बूटी वाली चाय परोसते हुए बोली कि पैराडाइज सिटी में दुर्लभ लीची, उम्दा गुलाब चाय और पड़ोसी राज्य के महीन रेशम पहुंचे हैं। वह खुद भी बाहर जाना चाहती थी। यह बात उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। जुफेन ने शांत भाव से बात सुनी, लेकिन देर से आई गर्मी का नाम सुनते ही उसके मन में एक चालाक मुस्कान उभरी। प्रकृति ने अपना रास्ता नहीं बदला था। इसका अर्थ साफ था, गुमेयुए का पतन अब दूर नहीं। अच्छे मूड में आकर जुफेन ने तय किया कि इस बार वह स्वयं पैराडाइज सिटी जाएगी। यात्रा के लिए जुफेन ने हल्के हरे रंग की लहराती रेशमी स्कर्ट और उस पर आसमानी पारदर्शी ओढ़नी जैसा बाहरी वस्त्र पहना। बालों को सादगी से गूंथकर नीले तितली आकार के हेयरपिन से सजाया गया, जिसमें नीलम जड़े थे। रूप सज्जा साधारण थी, पर उसकी चाल और आभा में ऐसी कुलीन गरिमा थी कि साधारण वस्त्र भी उसके ऊपर असाधारण लग रहे थे। रथ के भीतर बर्फ का पात्र रखा गया था ताकि गर्मी कम लगे, और सफर के दौरान जुफेन आधी नींद में कुशन से टिककर लेटी रही, जबकि श्याओरू उसे पंखा झलती रही। जब वे पैराडाइज सिटी पहुंचे तब दोपहर ढलने लगी थी और शहर अपनी पूरी रौनक पर था। जुफेन ने सफेद घूंघटदार टोपी पहन ली और दो दूर खड़े अंगरक्षकों के साथ वह और श्याओरू भीड़ भरी गलियों में उतर गईं। यह नगर अब इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि यहाँ बड़े घरानों और ऊंचे पद वालों का आना जाना सामान्य था। कई कुलीन चेहरे उसे पहचान में आए, लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। प्रधानमंत्री की वह चर्चित पुत्री, जिसके सौंदर्य की बातें होती थीं, बहुत कम लोगों ने वास्तव में देखी थी। जुफेन तेज कदमों से उस दिशा में बढ़ रही थी जहाँ लीचियां बिकने की संभावना थी। तभी एक मोड़ पर मुड़ते ही वह अचानक किसी सख्त, ऊंची दीवार जैसी चीज से टकरा गई। अगले ही पल उसे देवदार की हल्की सुगंध और पुदीने की ताजी महक महसूस हुई। संभलकर ऊपर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने शूजुन खड़ा था, सीधा, शांत और उतना ही असहज कर देने वाला जितना पिछली बार। उसने बस भौं हल्की उठाई और अपने गहरे स्वर में कहा, शाओ हुआ। बस दो शब्द, और फिर भी जुफेन के गालों पर हल्की गर्मी दौड़ गई। वही बचकाना नाम, वही पुरानी छेड़छाड़। उसने खुद को संभाला, औपचारिक अभिवादन किया और आगे निकलने के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन शूजुन रास्ते से हटा ही नहीं। जुफेन बाएं हुई, वह भी बाएं हो गया। वह दाएं हुई, वह फिर सामने आ गया। कुछ ही क्षणों में यह एक निरर्थक लेकिन चिढ़ाने वाला खेल बन गया। जुफेन के धैर्य की डोर खिंचती चली गई। आखिरकार उसकी शांति टूट गई। उसने गहरी भौहें चढ़ाकर उसे घूरा और कड़वे स्वर में कहा, यंग जनरल शूजुन, कृपया रास्ते से हट जाइए। लेकिन शूजुन तो मानो इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके होठों पर उकसाने वाली मुस्कान आई और उसने धीमे स्वर में याद दिलाया कि कभी वही उसे जुनगेगे कहकर हर जगह पीछे पीछे घूमती थी। जुफेन का चेहरा लाल हो उठा, कुछ शर्म से, अधिक गुस्से से। शू जुन ने और भी आगे बढ़कर कहा कि यदि वह उसे एक बार फिर जुनगेगे कह दे तो शायद वह रास्ता छोड़ दे। बस फिर क्या था। जुफेन ने झल्लाकर उसे एक तरफ धक्का दिया और तेजी से वहां से निकल गई। वह समझ गई थी कि उसने जानबूझकर उसे जाने दिया, क्योंकि शक्ति में वह उससे कहीं आगे था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी सहजता से उसके पीछे पीछे चलता भी आएगा, जैसे यह सब उसके लिए किसी मन बहलाव से कम न हो। जब तक जुफेन लीची की दुकान तक पहुंची, सब बिक चुका था। वह घूमकर गुस्से में उसकी ओर मुड़ी और उंगली उठाकर बोली कि उसकी बचकानी हरकतों की वजह से वह मौका चूक गई। घूंघट के पीछे से भी उसकी आंखों में भरा आक्रोश साफ दिख रहा था। लेकिन शू जुन ने बिना शर्म के जवाब दिया कि यदि वह उसके साथ तालमेल बिठाकर चलती तो शायद अपना मौका न खोती। उसकी निर्लज्जता पर जुफेन का खून खौल उठा। वह झुंझलाकर वापस मुड़ी और तेज कदमों से दूसरी ओर चल दी। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे एहसास हुआ कि शू जुन अब भी उसके पीछे है। जब उसने दांत भींचकर पूछा कि वह अभी तक उसका पीछा क्यों कर रहा है, तो उसने पूरी गंभीरता से कहा कि वह उसका पीछा नहीं कर रहा, बस वह उसी दिशा में जा रही है जिधर उसे जाना है। सामने स्त्रियों का रेशमी वस्त्रों का बाजार था। जुफेन ने मन ही मन उसे झूठा और बेशर्म कहकर कोसा। ठीक तभी, जब जुफेन भागकर आगे निकलना चाहती थी, शुजुन ने उसकी कमर थामकर उसे हल्के से अपनी ओर खींच लिया। यह हरकत इतनी अचानक और अंतरंग थी कि आसपास के लोगों की निगाहें तुरंत उनकी ओर उठ गईं। जुफेन ने ठंडी आवाज में कहा कि वह अपना हाथ संभाले और उनकी प्रतिष्ठा का विचार करे। उसने विरोध में पूरी ताकत से उसके पैर पर कदम भी रखा, लेकिन वह तनिक नहीं हिला। उस पल जुफेन को बुरी तरह महसूस हुआ कि महीनों की उसकी साधना भी इस आदमी की सहज शक्ति के आगे कितनी छोटी पड़ रही थी। शुजुन ने बेपरवाही से कहा कि वे वैसे भी मंगेतर हैं और यदि उसे अपमान महसूस हो रहा है तो चिंता न करे, वह जिम्मेदारी ले लेगा। उसके शब्द जानबूझकर इतने ऊंचे थे कि आसपास खड़े लोग सुन सकें। अब भीड़ की जिज्ञासा और बढ़ गई। कुछ स्त्रियां जलन से हरी हो उठीं, कुछ पुरुष तमाशा देखने लगे। लेकिन जुफेन ऐसी निगाहों की आदी थी। उसे केवल एक ही चीज परेशान कर रही थी, यह आदमी आखिर चाहता क्या है। फिर अचानक शुजुन ने उसके घूंघट का किनारा हल्का उठाया, इतना कि केवल वही उसका चेहरा साफ देख सके। उसकी उंगलियां उसकी बाईं आंख के नीचे के दोनों तिलों के पास ठहर गईं। वह स्पर्श चौंकाने वाला था, न अशिष्ट, न पूरी तरह मासूम। अगले ही पल उसने उसे छोड़ दिया और एक भूरा थैला उसके हाथ में रख दिया। जुफेन ने संशय से उसे खोला।
भीतर पकी हुई लीचियों का पूरा गुच्छा था। वह स्तब्ध रह गई। जब उसने पूछा कि यह सब उसे क्यों दे रहा है, तो शूजुन ने बिना झिझक स्वीकार किया कि ये लीचियां मूलतः उसी के लिए खरीदी गई थी। वह बस यह देखना चाहता था कि उसे अब भी वे पसंद है या नहीं। एक क्षण के लिए जुफेन का दिल जोर से धड़का। किसी ने उसके लिए उसकी पसंद की चीज याद रखी थी। उसके मन ने तुरंत चेतावनी दी, भूलना मत, पहले भी तुम इसी तरह गिरी थी। फिर भी भीतर कहीं हल्की गर्माहट जाग उठी। शूजुन एक पहेली था, कभी बर्फ, कभी आग, कभी मीठा, कभी असहनीय। इसी पल पीछे से एक चंचल ऊंची आवाज गूंजी, अरे, यह तो यंग जनरल शू है। वातावरण का रंग बदल गया। भीड़ एकदम सतर्क हो गई। जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ एक सुंदर युवक को अपनी मंगेतर को मनाते देखा था, अब उन्हें याद आया कि यही वह कुख्यात सेनापति है, जिसके नाम से लोग कांपते हैं। जुफेन का ध्यान भीड़ पर नहीं, उस आवाज पर गया। उसके भीतर एक ठंडी बेचैनी उठी। यदि उसकी आशंका सही थी, तो दूसरा व्यक्ति भी यही होगा। श्याम रेशम और राजसी चाल के साथ छठा राजकुमार ये झेंग आगे आया। उसके पीछे वह व्यक्ति था जिसकी केवल आवाज ही जुफेन की नसों में बर्फ घोल सकती थी। पांचवा राजकुमार ये फेंग। वही कोमल, सभ्य, विनम्र स्वर, वही चेहरा जिसके पीछे पिछले जीवन का सबसे बड़ा राक्षस छिपा था। जुफेन ने अपनी दृष्टि झुका ली, लेकिन भीतर पुरानी घृणा, पीड़ा और रक्तरंजित स्मृतियां एक साथ जाग उठी। शू जुन बिना कुछ कहे थोड़ा सा आगे खिसक गया, मानो अनजाने में ही जुफेन को अपने पीछे ढक रहा हो। ये झेंग की आंखें लालच भरी जिज्ञासा से जुफेन की ओर बढ़ीं, लेकिन शू जुन ने उसके देखने की दिशा रोक दी। जुफेन ने अपने भीतर उठती घृणा को छुपाते हुए औपचारिक प्रणाम किया। उसकी आवाज विनम्र थी, पर शरीर तन गया था। शू जुन ने बस एक पल के लिए उसकी ओर देखा और तुरंत समझ गया कि इन राजकुमारों के प्रति उसके भीतर सामान्य असहजता से कहीं अधिक कुछ है। ये फेंग ने सहजता से प्रस्ताव रखा कि वे सब साथ भोजन करें। ऊपर से यह एक सामान्य निमंत्रण था, लेकिन जुफेन जानती थी कि राजपरिवार के ऐसे निमंत्रण साधारण नहीं होते। उसने संक्षेप में इनकार करना चाहा, पर तभी शू जुन ने एक कोमल स्वर में उसकी ओर देखकर पूछा, क्या कहती हो? शाह हुआ। जुफेन भीतर ही भीतर उसे कोस उठी। अब यदि वह अलग होना भी चाहे, तो सबको उनके संबंध की पुष्टि मिल चुकी थी। जब खेल शुरू ही हो गया था, तो उसने भी मीठे व्यंग्य में उत्तर दिया, जुनगेगे जैसा उचित समझे मैं वही करूंगी। पहली बार शू जुन सचमुच हल्का सा चौंका। रेस्तरां की ओर जाते हुए जुफेन मन ही मन उबल रही थी। उसने चलते चलते चोरी से शू जुन को चुटकी काटी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। तीनों पुरुष इतने प्रभावशाली और आकर्षक थे कि सड़कों के किनारे खड़ी युवतियां उन्हें देखकर पागल हो रही थीं। कोई रुमाल लहरा रही थी, कोई नजरें झुका रही थी, कोई बस स्तब्ध थी। और इस पूरे दृश्य के बीच सफेद घूंघट में चलती जुफेन को जैसे किसी ने देखा ही नहीं। उसने भीतर ही भीतर सोचा, एक से घृणा है, दूसरे से और अधिक घृणा है, और तीसरा अब नया सिरदर्द बन चुका है। ऊपरी मंजिल के निजी कक्ष में चारों बैठ गए। जुफेन खिड़की के पास जाकर बर्फीली चाय पीने लगी, ताकि हवा का थोड़ा झोंका उसके मन की उथल पुथल को थाम सके। जब भोजन आया तो उसका मन खाने में नहीं लगा। तभी शूजुन ने शांत भाव से एक लीची छिली, बीज निकाला और अचानक उसका घूंघट थोड़ा उठाकर फल उसके होठों तक ले आया। जुफेन पीछे हटी, पर लीची की खुशबू और मिठास ने उसकी हिचक तोड़ दी। उसने फल लिया और उसी के साथ उसकी उंगली पर जोर से दांत भी गड़ा दिए। जुफेन को उम्मीद थी कि वह चीखेगा, झटके से हाथ खींचेगा या कम से कम दर्द का भाव दिखाएगा, लेकिन शू जुन के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने आवाज तक नहीं निकाली। जुफेन ने और जोर से काटा, फिर भी कुछ नहीं। अंत में उसे खुद ही छोड़ना पड़ा। उसकी योजना विफल रही और यही बात उसे और चिढ़ा गई। सामने बैठे दोनों राजकुमार यह दृश्य देखकर कड़वाहट से भर उठे। जब शू जुन ने उसका घूंघट उठाया था, तब वे उसके चेहरे की आधी झलक पा चुके थे, और वही आधी झलक भी उन्हें स्तब्ध करने के लिए काफी थी। ये झींग ने आधा मजाक आधा जलन में कहा कि शू जुन ने यह कभी नहीं बताया कि उसकी मंगेतर इतनी सुंदर है। शूजुन ने सीधे और बेरहम स्वर में जवाब दिया कि यदि उसे स्त्रियों की इतनी ही कमी है, तो वह किसी नामपट पर तीर फेंक दे, रात के लिए कोई न कोई मिल ही जाएगी। इस बार जुफेन अपने होठों पर आती हल्की हंसी रोक नहीं पाई। ये झेंग की बनावटी शान को जैसे किसी ने खरोच दिया हो। जब ये फेंग ने सहज स्वर में स्पष्ट किया कि ये वही युवती है जो प्रधानमंत्री चेन की पुत्री और शूजुन की मंगेतर है, तब जुफेन की उंगलियां अनायास कस गईं। उसकी आवाज सुनते ही पिछले जीवन की यातनाएं जैसे परछाइयों की तरह लौट आईं। उसने अपने भीतर उठती हत्या की इच्छा को बहुत कठिनाई से दबाया। उसके मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, अभी नहीं, तुम्हारा समय आएगा, लेकिन अभी नहीं। कुछ ही देर बाद जुफेन ने बहाने से कहा कि उसे अपने पिता के लिए एक उपहार लेना है, इसलिए सूर्यास्त से पहले लौटना होगा। उसके कारण में पुत्री धर्म था, इसलिए कोई उसे रोक नहीं सका। राजकुमारों ने शू जुन को दरबारी बातों में रोके रखा। जुफेन दरवाजे तक पहुंची, फिर अचानक पीछे मुड़ी। इस बार उसने पूरा घूंघट उठाकर शू जुन की ओर देखा, जीभ चिढ़ाने वाले अंदाज में बाहर निकाली और हल्की मुस्कान दे दी। कुछ देर पहले तक जो खेल वह खेल रहा था, अब उसकी बारी थी। उस दिन घर लौटते समय जुफेन का मन असामान्य रूप से हल्का था। उसने चाय के बर्तन खरीदे, पतझड़ के लिए महीन रेशम चुना और संध्या होते होते वापस अपने निवास पहुंच गई। अगले ही सप्ताह गु मेयुए फिर आ पहुंची। पैराडाइज सिटी की चर्चाएं उसके कानों तक पहुंच चुकी थीं और वह भीतर ही भीतर जल रही थी। उसने बेचैनी से पूछा कि जुफेन ने उसे इस यात्रा के बारे में बताया क्यों नहीं।
जुफेन ने बिल्कुल शांति से उत्तर दिया, नहीं बता सकी। मेरे मंगेतर ने मुझे पूरे समय अपने पास रोके रखा। एक ही वाक्य में उसने पूरा दोष शूजुन पर डाल दिया। गु मेयुए ने फिर वही राग छेड़ा कि शूजुन कठोर और असभ्य है, कि जुफेन अभी भी गलती सुधार सकती है, कि पांचवा राजकुमार अधिक दयालु और श्रेष्ठ है। इस बार जुफेन ने चाय का प्याला नीचे रखकर धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, किसी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं परखा जाता। यह वाक्य सुनकर गु मेयुए समझ ही नहीं पाई कि यह टिप्पणी शू जुन के लिए थी या ये फैंग के लिए। लेकिन जुफेन जानती थी, उसने दोनों को एक ही वाक्य में तौल दिया था। जब गु मेयुए चली गई तो जुफेन ने अपने चेहरे से सफेद पाउडर पोंछ दिया, बाकी दासियों को बाहर भेजा और केवल श्याओरू को अपने पास रहने दिया। ढीले लाल रेशमी वस्त्रों में वह फर्श पर बिछी चटाई पर आधी लेटी हुई अकेली शतरंज खेलने लगी। श्याओरू उसे पंखा झलते हुए चुपचाप देखती रही। उसकी मालकिन न केवल अपार सुंदर थी बल्कि अपने लोगों के प्रति उदार भी थी। लेकिन जुफेन अब बाहरी रूप से कहीं अधिक थी। उसकी हल्की धूसर आंखें, बाईं आंख के नीचे के तिल और निर्विकार चेहरा जैसे एक ही बात कहते थे, दुनिया जो देखती है वह सत्य नहीं होता। उसने यह पाठ बहुत महंगी कीमत देकर सीखा था।